कंसेप्ट ऑफ रिड्यूस्ड मास। इसको भी थोड़ा ध्यान से देखना, पहले एक तो डेरिवेशन करना पड़ेगा कि इसमें कर क्या रहे हैं, उसके बाद काम बनने वाला है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। सुनना ध्यान से। मान लीजिए कि आपके पास जो सिस्टम है उसके अंदर दो ही पार्टिकल है, 1 and 2, ठीक है। ये पार्टिकल नंबर पहला है और ये पार्टिकल नंबर दूसरा है, ठीक है। अब इस पार्टिकल m1 के ऊपर दो टाइप के फोर्सेस लग रहे हैं। एक तो एक्सटर्नल कोई लगा रहा है इसके ऊपर, तो उन सब फोर्सेस का नेट फोर्स मैं बोल देता हूं F1 एक्सटर्नल, F1 ही बोल देता हूं, ठीक है। पर ये F1 कौन सा है भाई? एक्सटर्नल वाला है, ठीक है। M2 पे भी कोई रैंडम लग रहा है F2, लेकिन ये कौन से हैं? एक्सटर्नल। अब मान लो कि M1 और M2 के बीच में भी कोई फोर्स लग रहा है, M1 और M2 के बीच में, वो इंटरनल है। इस पे कोई फोर्स लग रहा है, मेरे को पता नहीं है एग्जैक्टली कहां पे, मैं ऐसे मान लेता हूं फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, और 2 पे जो लग रहा है फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ऐसा कुछ लग रहा है मामला। समझ आ रही है क्या बात? 1 ड्यू टू 2 ये इंटरनल है, कौन लगा रहा है? 2 लगा रहा है 1 के ऊपर, और 2 ड्यू टू 1 मतलब 2 पे कौन लगा रहा है? 1 लगा रहा है। ये फोर्सेज हैं। अब अगर मुझे पहले का इक्वेशन लिखना है M1A1, तो मैंने सुना था M1A1 का वैल्यू होता है नेट फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास, वही होता है ना। आप यहां पे कर दो F1 प्लस F12, ये नेट फोर्स है भाई किसके ऊपर? 1 के ऊपर। एक तो एक्सटर्नल वाला जो भी लग रहा है, और दूसरा कौन सा लग रहा है? 1 ड्यू टू 2। ये कहानी हो गई। वेक्टर में लिखना है तो वेक्टर में लिख दो। M2A2 अगर मेरे को निकालना है तो वो क्या आएगा? F2 जो भी एक्सटर्नल होगा प्लस F2, चलेगा। अब मुझे क्या करना है, पिछली बार हम C फ्रेम में बैठे थे, इस बार मुझे क्या करना है, दोनों में से किसी भी एक पार्टिकल पे बैठ जाना है और दूसरे को देखना है। दोनों में से किसी भी एक पार्टिकल पे बैठना है और दूसरे का मोशन देखना है, कोई भी एक पार्टिकल। तो मैं 2 के ऊपर बैठ रहा हूं, ठीक है। 2 के ऊपर बैठ रहा हूं मैं, तो मेरे को क्या चाहिए? एक्सेलरेशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 चाहिए। क्या चाहिए? एक्सेलरेशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। देखना ध्यान से, A12 ये क्या होगा? ये शायद होगा मेरे हिसाब से A1 माइनस A2। इधर से एक बात बताओ, A1 का वैल्यू क्या आएगा? मेरे को लगता है शायद F1 बाय M1 प्लस F12 बाय M1, सॉरी, माइनस F2 बाय M2 माइनस F21 बाय M2। इधर से A1 और A2 का वैल्यू निकाल के इसमें मैंने रख दिया। अब सुनिएगा ध्यान से, ये तो A12 आ गया मेरे पास, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई और करता हूं, जाना एक बार। A12 इज इक्वल टू, सुनिएगा ध्यान से, पहले क्या करता हूं, मेरे को एक बात बताओ, एक तो इसको अलग से लिख लो, F1 बाय M1 माइनस F2 बाय, इसकी तो कहानी हो गई खत्म। सही जा रहा हूं ना? अरे बताओ भाई। हाँ, इधर मेरे को एक बात बताओ, मैंने ऐसा सुना था कि F12 जो होता है वो माइनस ऑफ F21 होता है। थर्ड लॉ ने ऐसा बोला था कि 1 पे जो 2 फोर्स लगाएगा, 2 1 पे उस पे एग्जैक्टली इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लगा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो F12 किसके बराबर आएगा? माइनस F21 के बराबर आएगा। तो अब सुनना ध्यान से, ये फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 है, इसको भी किस में कन्वर्ट कर दो? फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, क्योंकि मैं सब 1 2 1 2 कर रहा हूं। इसको करूंगा तो क्या आ जाएगा? ये माइनस का प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा मेरे पास प्लस 2, नहीं आएगा भाई, पहले ये बताओ ये ठीक है तो मैं आगे बढ़ूं। वो माइनस F21 की जगह मैंने F12 लिखा है, और वो होता है वो ऊपर लिखा है, तो ये लिख लिया। अब
इसको पढ़े रहने दो एज इट इज, F1/m1 माइनस F2 हाँ भाई F12 कॉमन आ जाएगा इसमें, और इसमें शायद m1 प्लस m2, ये कहानी बन रही है कुछ, क्या किया मैंने। हाँ भाई, कल एक बात बताओ, रिड्यूस्ड मास क्या था फॉर्मूले में, रिड्यूस मास बताया था ना कल, न्यू नहीं बताया था, कोई बात। एक बात बताओ, ये इसको पलटो, m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, कहाँ जाओगे लिख के भाई, छोड़ दो। m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ऊपर क्या है, 2 मास है, नीचे m1 प्लस m2 1 मास है, इसका डायमेंशन है, इस टर्म का मास का ही डायमेंशन, एक टाइप का ये मास है, तो इसको मैंने एक नए मास का नाम दे दिया है जिसको बोलते हैं रिड्यूस्ड मास। कौन सा मास, तो ये जो म्यू इज इक्वल टू m1 m2, ये मैं मान लेता हूं, ठीक है। अब उधर से A12 जो आएगा, एक काम और करते हैं, इसमें म्यू का मल्टीप्लाई कर दो, म्यू का डिवाइड कर दो, म्यू का, ये जो म्यू माना है ना मैंने, उसका मल्टीप्लाई कर दो, उसी का डिवाइड कर दो, तो इधर लिख रहा हूं मैं म्यू बाय म्यू F1/m1 माइनस F2/m2 प्लस ये क्या है भाई, 1/म्यू F12/म्यू। अब एक बात बताओ, इस म्यू को पड़े रहने दो, लेकिन इस म्यू को अंदर भेजो, तो म्यू के ऊपर क्या है कोई मेरे को बताओ, m1 m2 है, जब ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो यहां पे क्या कैंसिल हो जाएगा, m1 कैंसिल हो जाएगा, m2 बच जाएगा, ये अंदर मल्टीप्लाई होगा, m2 कैंसिल हो जाएगा, m1 बच जाएगा, तो ये जो टर्म बचने वाली है तो शायद ये बचेगी 1/म्यू m2f1 माइनस m1f2 डिवाइडेड बाय, अब सुनना ध्यान से, मुझे क्या करना था, कुछ इस टाइप का फॉर्मूला बनाना था कि एक्सेलरेशन जो है वो फोर्स अपॉन मास की टर्म्स में आ जाए, किसकी टर्म्स में आ जाए, फोर्स अपॉन मास की टर्म्स में, तो यहां पे तो आ गया है फोर्स अपॉन कुछ किसी टाइप का मास, यहां पे करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो टर्म आई है ना, उसको मेरे को बोलना पड़ेगा एक नए टाइप का फोर्स है एफ इफेक्टिव, तो क्या बोल देता हूं, एफ इफेक्टिव, तो वो भी आ जाएगा ना, एफ इफेक्टिव बाय म्यू, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, तो यहां पे मैं बोल रहा हूं A12 इज इक्वल टू एफ इफेक्टिव अपॉन म्यू प्लस F12 डिवाइडेड बाय म्यू। क्या मतलब हुआ इसका, क्या फायदा हुआ, सुनना ध्यान से, आप अगर एक्सेलरेशन निकालना चाहते हो इसका, पहले का दूसरे के रिस्पेक्ट में, तो आप ऐसा मान लो, जैसे ही दूसरे पे बैठे हैं तो पहले का मास अब m1 नहीं रहा, म्यू हो गया है, कितना हो गया है, म्यू, और पहले के ऊपर जो फोर्सेज लग रहे हैं, अब वो पहले वाले फोर्सेज नहीं लग रहे, अब उन फोर्सेज का नाम क्या है, एक तो एफ इफेक्टिव लगेगा जिसका वैल्यू हम लिख चुके, और दूसरा क्या लगेगा, F12 जो भी उनके बीच में इंटरनल वाला फोर्स था वो, बस ये 2 फोर्स लगेंगे। अब पहले तो एक काम करो, इसको आराम से लिखो, मैं इसका यूज करके बताता हूं, तब जाके आइडिया लगेगा आपने को कि इसका इस्तेमाल करते कैसे। पहले इसको लिखो, और इसके नीचे एक तो इस पे आपको बॉक्स बना देना है, और एक एफ इफेक्टिव भी जो लिखा है ना फॉर्मूला, उसके ऊपर भी बॉक्स बनाना है, तो वो मैं इधर लिख रहा हूं, एफ इफेक्टिव इज इक्वल टू, लिख लो इसको आराम से, पहला क्वेश्चन देखिएगा,
पर्सन है, पर्सन का मास m है और प्लैंक के ऊपर खड़ा है। प्लैंक का मास कितना है? ठीक है। पर्सन और प्लैंक के बीच में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो म्यू है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड आउट मिनिमम टाइम टू रीच टू अदर एंड। क्या करना है भाई? मिनिमम टाइम जिसमें ये बंदा इधर से दूसरे एंड पे पहुंच सकता है। क्वेश्चन में पर्सन और प्लैंक के बीच में फ्रिक्शन है, पर प्लैंक और ग्राउंड के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है। ठीक है। अब क्या करना है क्वेश्चन के अंदर, तो देखना, थोड़ा ध्यान से देखते जाना हम क्या करने वाले। आप अगर ये ध्यान से देखो कि इसको जब दूसरे कोने पे पहुंचना है, तो हम पहले ही ये देख चुके हैं कि जैसे जैसे ये आगे आता है प्लैंक पीछे जाता है। तो मुझे और कुछ पता हो ना हो, ये जरूर पता है कि प्लैंक के रिस्पेक्ट में ये पर्सन को एल डिस्टेंस चलना है। आई होप ये बात समझ में आ रही। मुझे और कुछ पता हो ना हो, ये जरूर पता है कि प्लैंक के रिस्पेक्ट में पर्सन को कितनी डिस्टेंस चलनी है? एल डिस्टेंस चलनी पड़ेगी। अब आप ध्यान से देखिएगा क्या करना है अपने को। तो मैं विद रेस्पेक्ट टू प्लैंक सब कुछ ऑब्जर्व कर रहा हूं। किसके रिस्पेक्ट में? प्लैंक के रिस्पेक्ट में मुझे सब कुछ ऑब्जर्व करना है। मतलब प्लैंक को क्या ले आना है? रेस्ट पे। प्लैंक को किस में लेके आना है? रेस्ट पे। प्लैंक रेस्ट पे आ गई तो पर्सन का मास m नहीं रहेगा, पर्सन का मास रिड्यूस्ड मास हो जाएगा। कितना हो जाएगा? रिड्यूस्ड मास। तो पर्सन का मास कितना हो जाएगा? म्यू इज इक्वल टू m इंटू 2m डिवाइडेड बाय m प्लस कितना आ गया मास? 2m बाय 3। तो पर्सन का मास कितना है भाई? 2m बाय 3। अब मुझे ये बताइए कि मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स कितना लग सकता है? मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स, तो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू कितना होता है? मैक्स इक्वल्स टू म्यू एम जी। इस केस में क्यों म्यू एम जी? क्योंकि इसका मास m है, तो इस सरफेस पे नॉर्मल रिएक्शन कितना हो सकता है? एम जी। तो म्यू एम जी फ्रिक्शन डेवलप होने वाला है इस पर्टिकुलर केस में। एक दिमाग में आएगा सर ये तो 2m/3 अभी आपने लिखा है, तो फोर्स में भी ये लिख दो। फोर्स में नहीं लिखना है। जो फोर्सेज होते हैं वो इनवेरिएंट होते हैं, किसी भी फ्रेम पे डिपेंड नहीं करते। फ्रिक्शन पहले जितना लग रहा था बाद में भी उतना ही लगेगा। कितना लगेगा? म्यू एम जी। ये फोर्स लग रहा है। अब आप अगर इक्वेशन को देखो, एक्सेलरेशन ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू टू, ये होता था एफ इफेक्टिव अपॉन म्यू प्लस F12 डिवाइडेड बाय म्यू। इस केस में क्या कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है? सिस्टम के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स है क्या? ना तो पर्सन के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स है, ना ही प्लैंक के ऊपर है। इसका मतलब क्या हुआ? ये टर्म तो जीरो हो गई। सिर्फ एक फोर्स है F12 इंटरनल वाला, और वो कौन सा है? फ्रिक्शन का फोर्स है। और कितना है? म्यू एम जी। तो अब मास कितना है? 2m/3। फोर्स कितना लग रहा है? म्यू एम जी। तो एक्सेलरेशन ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू टू कितना आ जाएगा? म्यू एम जी डिवाइडेड बाय 2m/3। एम से एम कैंसिल हो गया, 3/2 म्यू जी। एक्सेलरेशन आ गया। रेस्ट से चालू कर रहा है, इसको इधर से इधर जाना है, कितनी डिस्टेंस कवर करनी है? L। डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? S इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर्ड। यू है 0, डिस्प्लेसमेंट है L, एक्सेलरेशन है 3/2 म्यू जी इंटू टी स्क्वायर। क्या टाइम निकल जाएगा? इतने मिनिमम टाइम में ये जो पर्सन है वो दूसरे कोने पे पहुंच जाएगा। ये है पहले टाइप का क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन साथ में कर लेते हैं, फिर कॉमन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन, एक सेकंड।
ये एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, इसका मास m है, इसका मास 2m है। आपसे पूछा गया है फाइंड आउट मैक्सिमम एलोंगेशन। F फोर्स लग रहा है इसके ऊपर तो ये आगे जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम वही है, अगर मैं ग्राउंड फ्रेम से देखने जाऊं, इस पे फोर्स लगा, ये आगे गया, जैसे ही आगे गया स्प्रिंग की लेंथ इंक्रीज हुई, स्प्रिंग फोर्स लग गया, ये भी आगे चला गया। मेरे को ये देखना पड़ेगा कि मैक्सिमम कंप्रेशन या एलोंगेशन कब होने वाला है। सुनिएगा ध्यान से। सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूं, इसको ब्लॉक को 1 नाम दे देता हूं, इसको 2 नाम दे देता हूं। तो मैं किसको रेस्ट पे रख रहा हूं, 1 को रेस्ट पे रख रहा हूं इस बार। किसको, 1 को। तो मेरे को क्या निकालना है, एक्सेलरेशन ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। क्या निकालना है, एक्सेलरेशन ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, या एक्सेलरेशन ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 निकालना है तो आता है एफ इफेक्टिव बाय म्यू प्लस एफ 2 1 बाय म्यू। 2 1 क्यों हो गया कि यहां पे 2 1 है। एफ इफेक्टिव क्या था, एफ इफेक्टिव m1 f मतलब m2 f1 माइनस f1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अरे यही था ना फॉर्मूला, एफ इफेक्टिव का फॉर्मूला क्या था, m2 f1 माइनस m1 f2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। एफ इफेक्टिव निकालेंगे, कितना हो जाएगा एफ इफेक्टिव, m2 कितना है भाई 2m, f1 इस पे कोई फोर्स लग रहा है भाई नहीं, माइनस m1 कितना है m, और f2 कितना है f डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, f बाय 3 आ रहा है। कितना आ रहा है, f बाय 3। अगर f बाय 3 फोर्स आ रहा है, क्या करना है, अब देखना पिक्चर कैसा है। पिक्चर ऐसा है भाई, हाँ ये रुक गया है, इस पे फोर्स कितना लग रहा है भाई, f बाय 3। कितना फोर्स लग रहा है, f बाय 3। प्लस माइनस की चिंता नहीं करनी है, वो मैंने पहले दूसरे के रिस्पेक्ट में निकाला होगा, पर हमें पता है वो उधर जाएगा तो लिखने में कोई दिक्कत नहीं। और दूसरा फोर्स कौन सा लग रहा है, इंटरनल एक स्प्रिंग फोर्स लग रहा होगा। अब ये रुका हुआ है, ये कहीं नहीं जा रहा है। अब अगर मुझे मैक्सिमम एक्सटेंशन निकालना है तो आप अगर ध्यान से देखो सिचुएशन क्या होने वाली है, सुनिएगा ध्यान से। ये 2m है, इस पर्टिकुलर केस में f बाय 3 फोर्स लगाया, आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े, स्प्रिंग में एक्सटेंशन बढ़ेगा तो स्प्रिंग वाला फोर्स बढ़ेगा। एक टाइम ऐसा आएगा जब दोनों फोर्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, लेकिन तब रुकता नहीं है। वर्क एनर्जी में हम देख चुके हैं बार बार, उस टाइम पे नहीं रुकता है। कब रुकता है वो, जब और आगे बढ़ जाता है और वेलोसिटी 0 हो जाती है, उसके आगे वाले पॉइंट पे रुकता है। तो मैं ऐसा मान लेता हूं ये आगे बढ़ के इधर कहीं पे रुक गया है, और ये डिस्टेंस कितनी है, x है। अब ध्यान से सुनिएगा, नेट वर्क डन इक्वल्स टू डेल्टा के। कौन कौन काम करेगा भाई यहाँ पे, एक तो एक्सटर्नल फोर्स और एक स्प्रिंग फोर्स, और कोई काम नहीं करना। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स इक्वल्स टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0, फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी 0 हो गई। एफ एक्सटर्नल का वर्क डन कितना है, एफ बाय 3, डिस्प्लेसमेंट कितना है x। स्प्रिंग का वर्क डन, आप स्प्रिंग के अगेंस्ट जा रहे हो, नेगेटिव होगा, माइनस का हाफ के एक्स स्क्वायर्ड इक्वल टू 0। तो सॉल्व करेंगे तो एफ एक्स बाय 3 इक्वल्स टू आ गया के एक्स स्क्वायर्ड बाय 2, एक्स से एक्स कैंसिल आ गया, एक्स का वैल्यू आ रहा है भाई 2f बाय 3 के। ये इस सिस्टम में स्प्रिंग का मैक्सिमम एक्सेलरेशन होने वाला। क्या करना है, एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, सुनिएगा ध्यान से। जैसे ही आप दोनों में से किसी एक ऑब्जेक्ट पे बैठोगे, पहला काम आपको क्या करना है, एफ इफेक्टिव निकालना है। दूसरा काम आपको क्या करना है, इस पे बैठे तो दूसरे वाले का मास m नहीं रहेगा, कितना हो जाएगा, न्यू हो जाएगा। अब ये मास क्या है, m नहीं है, कितना है, न्यू है। जैसे सपोज करो कि आपसे इसमें पूछ लिया जाता मैक्सिमम रिलेटिव वेलोसिटी, कौन सी, मैक्सिमम रिलेटिव वेलोसिटी।
तो कैसे निकालते? मैक्सिमम रिलेटिव वेलोसिटी मैंने सुना था इक्विलिब्रियम पे होती है। कब होती है? इक्विलिब्रियम पे, एकदम बीच में। तो फॉर्मूला वही लगाते, बस काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में क्या लिखना पड़ता? हाफ म्यू वी रिलेटिव का स्क्वायर। एम नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? म्यू लिखेंगे, क्योंकि अब मेरे सिस्टम में जो टू मास सिस्टम था, टू ब्लॉक प्रॉब्लम या रिड्यूस्ड मास, उसको किस में कन्वर्ट कर देता है? सिंगल मास में कन्वर्ट कर देता है। और सिंगल मास को डील करना कंपैरेटिवली